हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुलायम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सीटेट के अभी हमारी पिछला क्लास चला था हिंदी भाषा शिक्षण के विषय में, जो उसमें हम देखे थे कि भाषा के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, कैसे कैसे उसे होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। आज हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है या साध्य है। हमारी जो हम किसी अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करते हैं तो जो हमारा लक्ष्य एकदम पीक पॉइंट होता है उसे हम साध्य कहते हैं। और जो उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमें क्या नाम है जाने की ज़रूरत होती है, साधन की आवश्यकता होती है, उसे हम साधन कहते हैं। जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो साधन जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमारे ज्ञान के रूप क्या है, साधन है। तो ये क्या साधन है या उपकरण या सहायक है उसके। इसमें देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो हमारी पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, एनसीईआरटी बनाती है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो बच्चों को तुरंत पकड़ में आ जाए। तो उसे देखते हैं कैसे कैसी होनी चाहिए। ये मातृभाषा को उचित स्थान मिले, यानी कि जो बच्चा भरपूर रहता है अपनी मातृभाषा में, पूरा ज्ञान सजो कर बैठे हुए रहता है, बच्चा जाने रहता है अपनी मातृभाषा का। तो ऐसी पाठ्य पुस्तकें उसमें होनी चाहिए इसमें बच्चे को जो है मातृभाषा का भी स्थान दिया जाए। मातृभाषा से रिलेटिव जो है उसे कहना है पाठ्य पुस्तकों में उसमें शामिल किया जाए, तो बच्चा जल्दी पकड़ लेगा उसे। तो इसमें क्या मातृभाषा को उचित स्थान मिलना चाहिए। और हमारे अभी जल्दी ही का डाटा भी आया है 2022 का नवंबर का, उसमें बताया गया है, गृह मंत्रालय में बताया है कि हमारे यहाँ 576 क्या नाम है मातृभाषाएँ हैं बोली जाती हैं। हमारे भारत में, पूरे भारत में 576 मातृभाषाएँ बोली जाती हैं। और वैसे राजभाषा की बात करें तो हमारे यहाँ 22 भाषाएँ हैं, लेकिन मातृभाषा की अगर बात करें हम तो अभी गृह मंत्रालय भी डाटा जारी किया है, उसमें 576 क्या नाम है मातृभाषा का उल्लेख किया है। उसमें क्या शब्द कैसे होने चाहिए, इसमें शब्द जो छोटे छोटे होने चाहिए। शब्द जो हैं छोटे छोटे शब्द हो कि जो बच्चा एक शब्द से दूसरा शब्द जोड़ते सीख जाए, ताकि और उनमें क्या होगा अधिक से अधिक उसको प्रयोग होना चाहिए, जो छोटे छोटे शब्द हों। फिर इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा नहीं कि एक ही रूप का प्रयोग कर दें, उसमें है कि कल चल जल फल जल यही नहीं होगा। उसके जो मानसिक जो वातावरण, जो वास्तविक जो वातावरण उससे रिलेटिव भी कुछ हो। ऐसा नहीं कि वही जो पुराने ढंडे चला व्याकरण विधि है, सूत्र विधि है, वही लागू कर दे और नहीं करें। फिर क्या हो कि भाषा की विभिन्न रंगतें तथा छटाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये हो गई पाठ्य पुस्तक की भाषा। अब देखिए पाठ जो विषय सामग्री है वो कैसा होना चाहिए। विषय सामग्री जो है बच्चों के घर परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। विषय सामग्री जो बच्चों के जो घर परिवेश है उसे रिलेटिव होना चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नहीं तो आप जैसे कक्षा 3 में 4 में लड़का पढ़ रहा है LKG में, और आप तुलसीदास की, कबीरदास की, रहीमदास की आप काव्य कल्पना कर लेंगे कि हाँ यही पढ़ाएंगे, उसकी व्याख्या करने लगे। नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना जो किए थे हिंदी साहित्य का बताए थे, तो अगर बच्चे को पढ़ाने लगे तो समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे के जो तो समझ में आ जाए, उसका अर्थ बहुत निम्न ना हो ना बहुत हाई हो, मीडियम हो कि जो बच्चा तुरंत समझ जाए। तो बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए। विविधता पे जोर दे रहा है, जान लीजिए, इन्हें कि एक ही चीज़ को रट्टा मार दें वही करा दें। और क्या है कि हमारे यहाँ देखते हैं कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र प्रदेश हैं, 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि हिंदी तर भाषा को स्थान मिले। जहाँ हिंदी नहीं जानते हैं बच्चे, नहीं जानते हैं वहाँ के लोग, तो ये जरूरी नहीं कि हाँ हिंदी ही पढ़ाई जाए। वहाँ के हिंदी तर जो भाषा है उसको भी स्थान दिया जाए। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, उसको भी स्थान दिया जाए। अगर बच्चा उसमें सीखना चाह रहा है तो उसको भी स्थान दिया जाए। अब व्यवहारिकता पर जो है उस पर जोर दिया गया है। वो भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान से होनी चाहिए। जो पहले से वही कह रहा है कि जो मातृभाषा सीख के आया है उसके उपहार होना चाहिए। उसमें क्या होगी, लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा कहानी और नाटक का प्रयोग होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे के काल्पनिक जो शक्ति है उसका विकास होगा। कल्पना करना तेज कर देगा बच्चा, अमूर्त चिंतन करना चालू कर देगा।
अब मुहावरे या लोकोक्ति या कहानी, आप अगर कहानी आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो कहानी कहने से पहले बच्चों के बता दिया जाए कि हम जो कहानी सुना रहे हैं उसमें से आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेंगे। 3-4 क्वेश्चन जो कहानी जब समाप्त होगी क्वेश्चन पूछेंगे। इससे क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा कि हाँ सर जी अभी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ना बता पाएँ तो सर जी डांटेंगे, नहीं तो फिर हमारा बेइज्जती होगा, नहीं तो हमें खड़ा कर देंगे, नहीं क्लास से रूम से बाहर कर देंगे। तो बच्चे के अंदर ये होगा, ललक होगी कि हाँ हम सही से सुने हम। और उसके बाद आपको प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न पूछेंगे तो कुछ आप जो कहानी सुनाए रहेंगे तो कहेंगे अपनी भाषा में तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो कुछ टूटी फूटी भाषा में अगर वो सुनाएगा तो उससे क्या होगा? उसके मानसिक विकास होगा, उसकी जो कहना संवेगात्मक विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे चालू कर देगा, समाज में बोलना चालू कर देगा। शिक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि बस ज्ञान अर्जित कर लिए बैठे हैं, हम ऐसे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि अपनी भाषाओं को, जो तुम्हारे अंदर है ज्ञान है, उसको आप बाहर कहीं ना व्यक्त करें, अपने जो सांसारिक जीवन से उससे जोड़ें आखिर। यही है शिक्षा। शिक्षा का मतलब नहीं है कि आप ज्ञान अर्जित करके बैठ जाएं, बस आप कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होने, जो कहानियाँ हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें प्रश्न अवश्य पूछें बच्चे से अगर कहानियाँ सुना रहे हैं। शिक्षक संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत करें उसे। जैसे अगर काव्य पढ़ा रहे हैं तो आप उसे गा के पढ़ाएं बच्चों को। दोहा, चौपाई, छंद अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको गा के पढ़ाएं। गद्य पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं तो उसके जो पढ़ा रहे हैं जहाँ उसके अनुतार और क्या ना कि उतार चढ़ाव की जहाँ भाव व्यक्त हो, श्रृंगार, अगर कोई कविता है वो श्रृंगार रस में है, नहीं करुण रस में है, तो उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाएं तो लय में बच्चा याद करेगा। इससे क्या होगा कि जो अंदर उसकी रुचि की भावना है, उत्साह की भावना है बच्चे के अंदर, वो तेज हो जाएगी। इसमें क्या, रोजगार को चुनौती देने वाला होना चाहिए। मतलब कि आने वाले भविष्य में ऐसा पढ़ाएं बच्चों को कि आने वाले भविष्य में वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसे उतार सके। ऐसा ना पढ़ाएं कि आज पढ़े कल भूल जाए, कोई मतलब नहीं। इसका ये कारण है। फिर तीसरा इसमें हेडिंग आता है, चित्रों का प्रयोग कैसा होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें चित्रों का प्रयोग कैसा होना चाहिए, उसमें चित्र हों कि ना हों, अगर हों तो कैसे हों उसमें। तो इसमें बताया गया है कि चित्रों का प्रयोग मुख्य पृष्ठ जो रंगीन होना चाहिए। अगर सादा रहेगा बच्चा उसमें नहीं इंटरेस्ट रखेगा कि हम उससे पढ़ने लगे। अगर रंग बिरंगा है, उसमें कुछ कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कुछ जानवरों के चित्र है या फिर खिलौने के उसके चित्र है, तो जो बच्चा है उस पर ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका ध्यान जो है आकर्षित बहुत जल्दी करेगा, ना चाहते हुए भी पढ़ना चालू कर देगा वो। उसके ऊपर कुछ चाहे उसे पढ़ना आए चाहे ना, कहीं क्यों चित्र पढ़ना पलटता जाए, पढ़ता रहे, फिर पढ़ना पलटे, फिर पढ़ना पलटे, शुरू से अंत तक पढ़ना पलटे, चित्र खेल देखेगा, एक बार दो बार देखेगा तो कुछ जानेगा, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगी, जानने की उसकी शक्ति क्या है, बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगी, मुख्य पृष्ठ जो रंगीन होना चाहिए, जान लीजिए। उसमें बच्चे क्या उसमें क्या करेंगे, फिर करेंगे, फिर उसी का सीखेंगे, फिर उसमें क्या होगा, रुचि का विकास होगा बच्चों में अंदर, और क्रियाशीलता का विकास होगा उसमें, करने के लिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए। और तीसरा इसमें क्या, अमूर्त संकल्पना का विकास होगा उसमें। जैसे कोई चित्र बना है, उसमें शेर है, बिल्ली है, जंगल का उसमें दृश्य दिखाया गया है, उसमें शेर, बिल्ली, खरगोश, हाथी है, तो उसमें से जब देखेगा बच्चा तो जैसे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है कि जो किताब में है या पाठ्यपुस्तक में है उसे देख रहा है, तो कल्पना कर रहा है। तो आप बताएंगे तो उस पर कल्पना करेगा, कल्पना करना चालू कर देगा उसमें। तो इसमें का अमूर्त जो चिंतन है करना में, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी और कल्पना करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। और जैसे बच्चा कल्पना करना चालू कर दिया, बस जान लिया अपने ट्रैक पर पकड़ लिया है वो बच्चा। धीरे धीरे आपको अब कम मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप सीखना चालू कर देगा। पहले हमें क्या करना है कि बच्चे को किसी चीज़ को कल्पना करना सिखाएं, अमूर्त चिंतन करना सिखाएं। मूर्त चिंतन तो जानता ही है, जैसे अमूर्त चिंतन जैसे करना सीख गया बच्चा, तो जान लीजिए कि वो अब सीखने के लिए एकदम तत्पर है बच्चा। फिर देखें, चित्र जो हो उसमें जो है भावनात्मक हो। जैसे आपको दहेज प्रथा का विरोध करना है, बच्चों को बताना है कि दहेज प्रथा क्या थी, बलि प्रथा क्या थी, तो उसमें ऐसे चित्र उसमें होने चाहिए। जैसे बलि प्रथा थी, जैसे कोई कहना है जानवर है, कोई आदमी कहना है फरसा लेकर ऐसे काट रहा है, उसके गला को काट रहा है, इसे दिखाई दे, तो उसमें क्या होगी, भावनात्मक विकास होगा उस बच्चों के कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो समाज में हो रहा है गलत हो रहा है।
तो ऐसे बच्चे के जो है मानसिक को डेवलपमेंट किया जाएगा कि अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, कि बच्चा उसमें अपना क्या नाम है विचार को अपना व्यक्त कर सके, अपने अंदर भावनाओं को जगा सके। अब महिलाओं को जो आदमी को जैसे दहेज प्रथा है, मारता पीटता है, नहीं उसे सताता है, तो उसमें भी दिखाया जाना चाहिए। तो वो जाएगा अपने समाज में, अपने घर में जाएगा, तो उसे देखेगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो फिर अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा तो अगर उसे बोलने का मौका मिला तो कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, हम स्कूल में पढ़े थे। तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, देश उन्नत की तरफ चले जाएगा। तो इसमें हम देखें कि पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं। पाठ्य पुस्तकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जान लीजिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसे होनी चाहिए ये देखें हम, पाठ्य पुस्तकों का जैसे सामग्री कैसे होनी चाहिए और क्या चित्रों का प्रयोग उसमें कैसा होना चाहिए, ये हम देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि मातृभाषा हमारी कैसी होनी चाहिए। अब मातृभाषा है तो क्या हम बच्चों को जो अपनी मातृभाषा है, क्या जैसे बच्चा मातृभाषा जो सीख रहा है और सीखा हुआ है और जब पढ़ने चला गया स्कूल में, तो उसमें देखेंगे क्या ज़रूरी है कोई कि जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ के आए वैसी भाषा पढ़ाई जाए, नहीं तो फिर कि जो बच्चा पढ़ कर गया वही पढ़ाई जाए कि दूसरी भाषा पढ़ाई जाए। आगे हम चलते देखते हैं कि मातृभाषा उसकी कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर पढ़ाना जाए चाहे क्यों पढ़ाना चाहिए और नहीं पढ़ाना जाए तो क्यों। आइए हम देखते हैं कि मातृभाषा जो है, मातृभाषा का इम्पॉर्टेंट इसमें रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, बच्चा जल्दी से उसमें सीख जाएगा। अब बाकी तो आप उसे प्रत्यक्ष विधि से अगर पढ़ाएंगे कि मातृभाषा का उपयोग जिसमें नहीं किया जाता है तब भी सीखेगा बच्चा। लेकिन जो पहले जैसे कहते हैं कि 2 साल में जो सीख जाएगा बच्चा, 1 साल में सीख जाएगा, उसको आपको मेहनत करते करते 3 से 4 साल 5 साल लग जाए और बच्चे का रुचि नहीं रहेगा उसमें, ज़बरदस्ती सिखाना हो जाएगा। जो व्याकरण विधि जिसे सपोर्ट करती है वैसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, NCF 2005 भी बता रहा है, NEP 2009 का रहा है, फिर क्या नाम है RT 2009 है, NEP 2020 है। ये सब इसमें कहते हैं कि बच्चे की मातृभाषा और बहुभाषा की का नाम है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मातृभाषा में देखें हम कि मातृभाषा घर प्रवेश की होनी चाहिए, जान दी 576 होती है। इसमें हम देखते हैं कि भाषाई पूंजी के साथ जो है मातृभाषा जो है, ये तो 576 है, गृह मंत्रालय हमारे डाटा दिया है। इसमें जो बच्चा जो है कि भाषाई पूंजी के साथ विद्यालय आता है बच्चा, जो कुछ भी टूटा फूटा सीखा है वो पूरा अपना ग्रहण करके आता है। ये नहीं है कि कोरे कागज़ की तरह है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसे ज्ञान जरूर रहेगा अपनी मातृभाषा के बारे में। ना ज़्यादा ज्ञान हो अपने समाज के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं है, किसका क्या नाम है, इतना तो जान के आएगा ही बच्चा। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में बोलेगा, और आप क्या नाम है एकदम ऑथेंटिक भाषा पढ़ाएंगे जो हमारी है औपचारिक भाषा, तो उसमें क्या उसके भाषा शैली में कभी जहाँ पर बी का उच्चारण होगा वह भी का उच्चारण करेगा। जैसे अगर कहीं पर बैलूम लिखा है तो उसे भाईलूम कहेगा, ठीक है। अगर कहीं पर सड़क लिखा है, उच्चारण सही है, सड़क है तो उसे सड़क कहेगा। और वहीं यहीं पर देख रहे हैं कि अगर बुलाना का है, सही अर्थ है बुलाना, तो इसका गोहराना। अगर नलकूप कहीं पर लिखा है, नलकूप को क्या कहेगा, बम्बा। उसके क्या है मातृभाषा बम्बा उसे बुलाया जाता है। उसमें जैसे जिम्मेदार है उसे क्या उच्चारण करिए, जिम्मेवार। तो ये भाषा जो है बैलूम है, सड़क है, गोहराना है, बम्बा है या
जिम्मेवार है, क्या है, उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा में उसके जान रहा है। तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उसकी मातृभाषा जो है उसे क्या ना है, इग्नोर ना करना चाहिए। उसे कहिए अच्छा तुम जिम्मेवार कह रहे हो, अच्छा जिम्मेदार को जिम्मेवार तुम्हारे यहाँ कहा जाता है घर पे, तो बच्चा सीखेगा अच्छा जिम्मेवार नहीं जिम्मेदार लग रहा होता है। तो बच्चा ऐसे क्या होगा, सीखेगा कि हाँ जिम्मेवार नहीं जिम्मेदार है। अगर बम्बा अगर कह रहा है अच्छा तुम आ रहे थे, कहेगा कि पंडित जी हम आ रहे थे, हमें बम्बा लग गया इसलिए हमें लेट हो गया। तो आपको अगर ज्ञान रहेगा उसकी मातृभाषा में तो आप तुरंत कह देंगे अच्छा तुम आ रहे तो नल लग गया था ना, तो कहेगी हाँ नल, अच्छा नलकूप लग गया था, वही बम्मा को नलकूप भी कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या, कि हाँ पंडित जी हम तो नहीं जानते थे। तो अच्छा नहीं इसे यह कहते हैं बम्मा नहीं, इसे नलकूप भी कहा जाता है। तो धीरे धीरे जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उच्चारण करेगा, सुनेगा क्या ना विद्यालय में, तो बम्मा ना कहेगा, फिर धीरे धीरे नलकूप कहने लगेगा बच्चा। ऐसे सिखाना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि हम सड़क पार कर रहे थे, अचानक एक बिल्ली आ गई, लड़का कहा सड़क पार कर रहे थे हम, बिल्ली आ गई, तो वो कहे अच्छा सड़क मानी सड़क, अच्छा सड़क तुम पार कर रहे हो तब बिल्ली आ गई थी, कि हाँ हाँ अच्छा सड़क नहीं सड़क होता है। इससे क्या होगा, उसको मातृभाषा को आप दबा भी नहीं रहे हैं, और अपनी जो औपचारिक लैंग्वेज है, जो हमारी का ना है एनसीईआरटी की लैंग्वेज, उसे आप उभार भी रहे हैं और उसके लैंग्वेज दबा भी नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों का विकास हो जाएगा। बच्चे के जो मातृभाषा आप इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं और बच्चा सीख भी जा रहा है। जैसे क्या बैलूम है तो वैल्यूम बोल रहा है वो, तो बैलूम को उसे बैलूम बताएं कि बैलूम बोला जाता है, वैल्यूम नहीं बोला जाता है। धीरे धीरे इससे क्या होगा, उसमें जो रुचि के है उसको दबेगी नहीं, आराम से वो सीख जाएगा। और इसमें क्वेश्चन आता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या है, कि क्या मातृभाषा में उसे पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें है एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कि बच्चा घर से जो है, लिख लीजिए क्वेश्चन, बच्चा जो है अगर घर से विद्यालय जाता है, ठीक, विद्यालय जाता है, क्या बच्चे की मातृभाषा को विद्यालय में पढ़ाई जा सकती है। ज़्यादा तो उसे उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जा सकती है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखें कि इसमें आवश्यक नहीं है, इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि आवश्यक नहीं है। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा लेके गया, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन प्राथमिकता उसे दी जाती है। अगर नहीं सिचुएशन है तो इसमें आवश्यक नहीं है। उसके आसान पे क्या करेंगे, जैसे उसकी मातृभाषा हो गई हिंदी, और उसके समकक्ष हम देखते हैं संस्कृत है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही पढ़ाएं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके मिलता जुलता संस्कृत को भी पढ़ा सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन हैं तो ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो तो तीसरी भाषा जो है अंग्रेजी, जिसे कहते हैं विदेशी भाषा, या फिर उर्दू, इसे भी आप पढ़ा सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि उसे मातृभाषा में ही पढ़ाएं। अगर मातृभाषा का समकक्ष है संस्कृत, उसे पढ़ाएं। अगर मातृभाषा में पढ़ाएं तो ठीक है, हिंदी नहीं है तो अंग्रेजी में भी या फिर उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता हमें किसे देनी है, मातृभाषा को देनी है उसकी। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन है कि जब बच्चा घर से विद्यालय पहुंचता है तो वहां उसे नई भाषा सीखने में क्या कठिनाई होती है। अगर कठिनाई होती है तो क्यों होती है, उसका निदान कैसे किया जाए। कोई बच्चा है अपनी मातृभाषा लेके गया विद्यालय, तो विद्यालय में जाएगा तो क्या उसे कठिनाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, और उसका उपचार क्या है देखेंगे। जब बच्चा, दूसरा क्वेश्चन है,
ये क्या है, मातृभाषा से घर से विद्यालय जब लेके जाता है तो वहाँ उसे नई भाषा सीखने में कठिनाई, नई भाषा सीखने में होती है। क्यों? अगर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो कोई बात ही नहीं है। इसमें देखें हम तो बच्चा उसमें मातृभाषा जाएंगे तो उसे जो, क्योंकि उसे मातृभाषा लेके जाएंगे, मातृभाषा लेके गया पढ़ें, नई भाषा सीख रहा तो कठिनाई जरूर होगी। क्यों होगी? मेन कारण वही है। फिर उसका आंसर आया वही, क्या कि उसे मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो हमें क्या करना है उसके उपचार के लिए, कि मातृभाषा को उचित स्थान दिया जाए। इसका भी आंसर वही है कि यही मेन चीज़ है उसकी मातृभाषा। मातृभाषा लेके आप ध्यान में बैठाए रहेंगे तो जान लीजिए आपका हिंदी शिक्षण में कहीं गलती नहीं होगी। मातृभाषा को प्राथमिकता दीजिए, अगर मातृभाषा ना हो तब आप दूसरे ऑप्शन पे जाइएगा। मातृभाषा यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके प्रति। मातृभाषा इससे क्या होगा, बच्चा जल्दी सीख जाता है ना, उसी पर में से पढ़ा रहता है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है इसमें, थ्योरी पढ़ने से नहीं, कुछ क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ नहीं पूछता है। इसमें देखेंगे कि बच्चा जो है घर से जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय वातावरण में कक्षा का निर्धारण, ये हमारा एक हेडिंग हो गया। विद्यालय वातावरण में कक्षा का निर्धारण, कि विद्यालय वातावरण में बच्चे को किस भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। एक भाषा में पढ़ाया जाए, दो भाषा में पढ़ाया जाए, तीन भाषा में पढ़ाया जाए, बहुभाषा में पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए ये देखेंगे हम सब। इसमें एक है एक भाषा, एक है बहुभाषा। एक भाषा में अगर करेंगे तो इसे हम कहेंगे अपसारी, अभिसारी। इसमें बच्चा संकीर्ण विचारधारक हो जाएगा, केवल एक ही भाषा जानेगा। उससे मतलब हमें क्या है, बच्चे को अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराना है, जिससे वह आने वाले अपने भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। एक भाषा में करेंगे तो कुछ स्थान, कुछ देश या फिर कुछ प्रदेश या कुछ स्थान या कुछ ज़िले या कुछ गांव तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन बहुभाषा अगर जानकारी उसके पास है तो आप अपने कंट्री के अलावा भी दूसरे कंट्री में भी जा सकता है, वहाँ पर अपनी कला क्षमता को विकसित कर सकता है। तो हमें भविष्य को देखते हुए उसे बहुभाषा में पढ़ाना जाना चाहिए बच्चों को। तो एक भाषा में अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे का क्या होगा, उसमें संकीर्ण विचारधारा आएगी, कम हो जाएगी। जो बहुभाषा वाला बच्चा है उसकी अपेक्षा हमेशा वो पीछे रह जाएगा। अब बहुभाषी कक्षा, बहु माने होता है बहुत, भाषा माने भाषा हो जाएगी, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है माने संबंधित, माने कि इसमें क्या है कि बहुत से भाषा का इसमें संबंधित हुए, यानी बहुत सी भाषा माने कि दो या दो से अधिक।
बच्चे को भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें देखिए कि जब दो भाषी परिवेश वाले बच्चे आएंगे तो इन दोनों वार्तालाप करेंगे, कुछ जो अपने घर में करके आए ने, अपने समाज में देखे ने, रास्ते में आ रहे थे, कुछ तो सीखे होंगे। तो अगर दोनों आपस में बात करेंगे तो उनके भाषाई विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। उनके सांस्कृतिक विकास होगा कि नहीं? सांस्कृतिक होगा। कला साहित्य में उसका विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि दो भाषाएं जब सीख रहे हैं, कुछ तुम बताओ कुछ हम बताएंगे, तो जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती नहीं, इसी के उद्देश्य की होती है कि कुछ तुम बताओ कुछ हम बताएं। इससे बच्चे का मानसिक जो है सोचने समझने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, मूर्त चिंतन करने की क्षमता क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक भाषाओं को सिखाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, सांस्कृतिक उसका विकास तेज होगा। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चन कर ले। जैसे बहुभाषा में समझ गए कि दो या दो से अधिक भाषा हो, वहाँ बहुभाषा हो जाएगी। दो भाषा, एक भाषा ना हो, दूसरे जैसे अधिक हो, जैसे बहु हो जाएगी। जैसे हमारे एक वचन बहुवचन है, हिंदी में जब पढ़ते हैं हम सब, हमारे यहाँ संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ये तो संस्कृत में हो गई। लेकिन अब हिंदी में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ दो ही वचन है ना, एक वचन, माने जहाँ एक भाषा पढ़ाई जाएगी वहाँ पर एक वचन हो जाएगी। और जहाँ हमारे यहाँ क्या है, दूसरा क्या है, बहुवचन। तो बहु मतलब होगा कि एक से अधिक, और एक से अधिक कितना, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक से अधिक हो। इसे तो ये नाती बहुभाषी जो है, कम से कम दो भाषाओं को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और एनईपी 2020 कहा है साफ साफ, एनईपी 2020 अपने दस्तावेज में कहा है कि बच्चों को जो हमारे 6 शास्त्रीय लैंग्वेज हैं उसे भी कक्षा 6 से, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए, विकल्प के रूप में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुभाषिकता पर क्या जोर दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बनता है, देखिए हम, कि बच्चे की बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता से लाभ क्या है। क्या उसे बहुभाषिकता अगर बच्चा सीख रहा है तो उसे लाभ भी होगा कि केवल बस सीखना ही सीखना है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कक्षा की बहुभाषिकता शिक्षा की शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन बनता है, क्या कक्षा की बहुभाषिकता बहुभाषिकता शिक्षक की शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। जब बाधा उत्पन्न करती है तो क्यों करती है, और इसका उपचार करने के लिए उपचार कैसे किया जाए, उसमें देखेंगे। हाँ, अगर बहुभाषिकता है तो शिक्षक की जरूरी थोड़ी है कि सब सर्वज्ञानी है, लेकिन उसे दिक्कत होगी या दो से अधिक होगी। तो बच्चे क्या करना चाहिए, शिक्षक को उसके मातृभाषा जो है, फिर मातृभाषा पाए कि मातृभाषा को लेकर बच्चे को समझाना चाहिए। ऐसा समझ ले तो ठीक है, नहीं तो क्या करें, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उसे उपयोग करना चाहिए। कौन सी, आगमन है, निगमन है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष, यही जो शिक्षण विधियां हैं
सूक्ष्म लघु है, समान से विशिष्ट है, इस शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो क्या करें? ये है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन उठा कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? कि जो ऐसा सामग्री, ऐसा विषय वस्तु, ऐसा वस्तु जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। जैसे क्या है, मोबाइल हो गई, टेलीफोन हो गया, वो क्या नाम है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उसमें LCD हो गया, उसमें चला दीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या उसमें दिखा के बताइए। जो जिसके बारे में जैसे आप हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे वहाँ बहुभाषिकता वाले बच्चे बैठे हैं, तो उससे अगर बच्चा हाथी को आप कह रहे हैं और हाथी उसके मातृभाषा में दूसरा बोला जा रहा है, तो बच्चा अगर जानवर को देखेगा तो समझ जाए कि हाँ अच्छा इसी को भी हाथी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, दृश्य अगर बच्चा का ना है दृश्य देख लिया तो वहाँ सर्व सुनेगा भी कि हाँ क्या उच्चारण कर रहा है। एक बार 2 बार 3 बार करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, सीख जाएगा। तो इसमें हमें प्राथमिकता देनी चाहिए मातृभाषा को। मातृभाषा को आपको ज्ञान नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे उससे, तो क्या करना है, शिक्षण विधियों का आपको प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का भी ना प्रयोग करें तो दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें से कहीं ना कहीं से बच्चा समझ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा। अब फिर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा की बहुभाषिकता बच्चे की भाषाई विकास पर क्या प्रभाव डालती है? जो बहुभाषिकता है उस पर क्या बच्चे के जो विकास करेगा, सीखेगा, क्या उस पर प्रभाव डालती है? बिल्कुल हाँ, डालती है। क्या होगी, वही कि एक बच्चा क्या ना है, एक भाषा ज्ञान है, दूसरे भाषा ज्ञान है, तो दोनों आपस में जब बातें करेंगे लंच के समय में, नहीं प्रार्थना जब प्रेयर होगा उसके बाद बातें करेंगे, नहीं क्लास जब खाली है तब ऐसे बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो है उसका विकास होगा ज्ञान का, कि हाँ तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तुम कैसे रहते हो, तुम कब आते हो, कम सोते हो, क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो। तो इस चीज़ से क्या होगा, तो बहुभाषिकता है ये, इस बहुभाषिकता को हमें क्या करना है, इसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, ना कि इसे हम क्या करें कि हाँ ये त्रुटियां हैं कि बहुभाषिकता नहीं है। बहुभाषिकता से इसमें क्या होगा, बहुभाषिकता से बच्चा जो है सीखेगा, ये तो जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन उसके क्या संज्ञान में जो है उसके दिमाग की संज्ञान में उसकी क्या वृद्धि होगी बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि कक्षा की बहुभाषिकता कक्षाई वातावरण पर क्या प्रभाव डालती है? इसमें क्या है, बच्चे एक दूसरे संस्कृति को सीखे, अनेकताओं में एकता, और इस समय जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे केंद्र सरकार चला रही है कि कोई भी योजना लागू कर रही है, जैसे अभी हो रहा है कि G20 सम्मेलन भी देख रहे हैं, G20 सम्मेलन है, उसका ध्येय वाक्य क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम है। तो हमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ भी और अपने जो पाठ्यक्रम उसको भी ध्यान में रखते हुए उसमें क्या है कि वसुधैव कुटुम्बकम की है कि पूरा विश्व एक ही है। वो जो बहुभाषिकता है इसका मतलब यही है कि समावेशी, इसे वसुधैव कुटुम्बकम कहे या फिर क्या कहें, समावेशी विकास कहें, इसका पर्यायवाची यही भी होगा कि बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाए कि जो उसके जो निम्न जो कम जानकारी बच्चे हैं, जैसे कम अल्प ज्ञान का बच्चा है या उच्च प्रतिभाशील बालक है, उसको भी समान रूप से सीखने का मौका दिया जाए, इसका ध्येय वाक्य यही है। इससे क्या होगा कि बच्चा ये नहीं होगा ना कि आपस में द्वंद्वता नहीं होगी कि हाँ वो ज़्यादा सीख रहा है हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम ऐसे अगर मौका नहीं देंगे बच्चे को, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे बच्चा बोलना कम कर देगा, बोलना जब कम कर देगा तो मौन हो जाएगा। कुछ भी उसके अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आता होगा तभी नहीं बता पाएगा, तो अंदर उसकी अभय पैदा होगी।
तो हमें भय नहीं पैदा करना है, हमें बच्चे को जो कला है उसे निखारना है कि जो उसके अंदर हो, चाहे सही हो गलत हो, अगर बच्चा व्यक्त नहीं करेगा, उसके त्रुटियां हम जानेंगे नहीं, तब तक हम क्या सिखा पाएंगे। अगर आप हमारी जैसे वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो पे आप कमेंट नहीं करेंगे कैसा पढ़ाएं कैसा नहीं पढ़ाएं, तो हम कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, कैसा वीडियो जा रहा है क्या नहीं। तो उसी प्रकार से बच्चे को त्रुटियां आपको ज़रूर जानना चाहिए। बच्चा अगर त्रुटियां करेगा तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि बच्चा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है, क्या क्या उसे आगे सिखाना चाहिए। तो त्रुटियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसमें हमारे यहाँ NEP चाहे 2020 हो या NCF 2005 हो या RT 2009 हो, सब इसमें जोड़ दिए हैं कि त्रुटियाँ, बच्चा जितने त्रुटियाँ करेगा उतने ज़्यादा बच्चा सीखेगा। बार बार त्रुटियाँ करेगा, उससे तब जान पाएंगे ना कि कहाँ क्या गलती कर रहा है क्या नहीं गलती कर रहा है। तो हमारा एक अच्छा आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते कहना है कि फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। ज़िंदगी में अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा ही लिखा है तकदीर में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।